राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी प्रश्न बैंक, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर बनाया गया है और ये प्रश्न बैंक बनाने का जो उद्देश्य है से नो टू पासबुक, यानी पासबुक को नो कहना है और आपको अपने स्वयं विवेक से इनका आंसर देना है। तो ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। ये इस प्रश्न बैंक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे प्रश्न बैंक के, उनका आंसर सहित वीडियो बना के डाल दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण कितना होता है। तो समविभव पृष्ठ जो होता है वह ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है और इससे जो बल रेखाएं निकलती है, तो ये आप देख रहे हो, ये जो बल रेखाएं हैं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। तो ये समविभव पृष्ठ से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो विद्युत बल रेखाएं कितने डिग्री का कोण बनाती है? समविभव पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर है, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर ढूंढना है कि उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य हैं? क्या विद्युत क्षेत्र शून्य है परंतु विभव शून्य नहीं है? क्या विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है किंतु विभव शून्य है? और चौथा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र और विभव कोई भी शून्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ढूंढते हैं हम। तो यहाँ पे हमने माना कि एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है और एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं ये, और इनके बीचों बीच में यानी बिल्कुल केंद्र बिंदु पर हमने एक आवेश और रख दिया कि उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर, आवेश नहीं रखेंगे, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। पहले हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो हम जानते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, तो हमने उसको E1 मान लिया, ये E1 है। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है, तो उसको हमने E2 मान लिया। तो हम इस बिंदु P पर देखेंगे तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो एक की दिशा में जा रहा है, इसीलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा बिंदु P पर वो जुड़ जाएगा, यानी E1 प्लस E2 हो जाएगा। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र का मान शून्य के बराबर नहीं होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्या विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो शून्य वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य है, ये भी नहीं होगा। और ये 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से हमें अब देखना है कि विभव शून्य होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये दूसरा चित्र बनाते हैं। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव होगा V1 और माइनस क्यू के कारण विभव होगा V2। और हम जानते हैं कि विभव अदिश राशि होती है और ये अदिश राशि है तो ये दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। तो प्लस क्यू के कारण जो विभव होता है उसको अपन V1 बोल रहे हैं और V1 का मान KQ/R आएगा। और माइनस क्यू के कारण जो विभव आ रहा है उसे V2 बोल रहे हैं और ये आएगा माइनस का KQ/R। तो दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, तो कितना आएगा? 0। तो विभव क्या होगा? शून्य होगा। तो यानी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है और विभव शून्य है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होगा। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के वर्ग के समानुपाती या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के समानुपाती। तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ/R, यानी विभव जो होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक कुचालक है, चालक है, अर्धचालक है, परावैद्युत है। तो पृथ्वी का विभव शून्य है तो धारिता अनंत होगी। तो पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। तो पृथ्वी का विभव शून्य है, इसीलिए तो अनंत हुई। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर आवेश तो होता ही है,
तो पृथ्वी क्या है, एक तरीके की चालक है। पृथ्वी क्या है, चालक है। तो पृथ्वी एक चालक गोला है, पृथ्वी एक चालक गोला है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव। तो चालक गोले के अंदर हम जानते हैं कि विद्युत विभव नियत होता है, कांस्टेंट होता है। जो सतह पर होता है ना वही अंदर होता है, वही इनसाइड होता है। और विद्युत क्षेत्र का ई का जो मान होता है वो 0 होता है। तो हमसे तो केवल विभव पूछा है, तो केंद्र की सतह की ओर नियत रहता है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र की सतह पर जितना होता है वही यहाँ पर नियत रहता है। तो इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अधिकतम तथा न्यूनतम होगा जब द्विध्रुव अक्ष तथा बिंदु व द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण क्रमशः कौन से कोण हो। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अधिकतम कब होगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर, मैं इसकी जगह K बोल रहा हूँ, K P कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। यानी जो विभव है वो कोस थीटा पर निर्भर कर रहा है, अधिकतम और न्यूनतम इस पर निर्भर करेगा। कोण की बात हो रही है तो कोण हम जानते हैं कि कोस 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और कोस 180 का मान जो होता है वो क्या होता है, माइनस में आता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम मान जो होगा वो 0 डिग्री पर होगा और मिनिमम मान जो होगा वो 180 डिग्री पर होगा। तो इसलिए 0 और 180 हमें मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कूलाम का एक आवेश 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 10 जूल है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको Q का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है, विभवांतर पूछा है। और हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है W बटा Q। तो W का मान 10 है और आवेश का मान 5 है। तो 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो 2 वोल्ट आएगा। यहाँ पे ये 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। आपको विभवांतर पूछा है तो विभवांतर का सूत्र लगा के आपको W और Q का मान रखना है और यहाँ पे आंसर प्राप्त करना है। तो इसका सही आंसर होगा 2 वोल्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक 0.2 मीटर तक लाने में किया गया कार्य 2 जूल है। तो दोनों के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ सेम वो उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को अपन VBA माइनस VA लिख सकते हैं और कार्य 2 जूल है, आवेश 20 कूलाम है। तो ये इसका आंसर 0.1 वोल्ट होगा, 0.1 वोल्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर देते हैं। यानी पहले अपन ने उसको आवेश दिया और फिर बैटरी हटा दी। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाइइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पट सरकाते हैं यानी भर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है जब माध्यम भरा होता है। तो एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ई जो है वो एप्सिलॉन आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आपने परावैद्युतांक भरा है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक का मान भाग लगेगा तो इसका मान कम होता है। इसके बाद विभव का सूत्र होता है V बराबर ED। V बराबर क्या होता है, ED। यानी अगर हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को, जैसे E कम हो रहा है तो विभव भी कम होगा, E कम हो रहा है तो विभव भी कम होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे विभव घटेगा। और इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला Q² बटा 2C आता है, Q² बटा 2C आता है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये घटेगा। और C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा D फॉर्मूला आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो धारिता बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे जो अपरिवर्तित रहने वाला है वो है आवेश अपरिवर्तित रहने वाला है। तो इसको इन ऑप्शनों में हम देखते हैं सी ऑप्शन को, पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी आएगी अगर अपन परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो ये बात सही है। संचित ऊर्जा में कमी आएगी, ये बात भी सही है।
परंतु पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत हैं, तो हमें सही ऑप्शन ढूंढना था कि पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी आती है, संचित ऊर्जा में कमी आती है और पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं आता। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न किस सूत्र से प्राप्त होती है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो U बराबर Q²/2C होता है। इसके अलावा इसके अन्य सूत्र और होते हैं, U बराबर 1/2 CV² और U बराबर 1/2 QV। तो ऑप्शन में हमें जो आंसर दे रखा है वो है Q²/2C, तो इसका आंसर Q²/2C होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। तो प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा जो रहती है वो पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में रहती है, क्योंकि ये जो है इसके बीच में ही तो E का मान होता है, तो पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, C धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाए? संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, U बराबर 1/2 CV² होगा, क्योंकि विभव के रूप में बोला है तो हम ये वाला सूत्र लिखेंगे। अगर विभव को बढ़ाया जा रहा है, विभव को बढ़ाया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी? तो हमें विभव के रूप में फॉर्मूला लिखना था, तो ये 1/2 CV² होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श कराया जाता है, तो अगर आप जब दो आवेशित चालक है, जैसे कि एक चालक ये रहा और एक चालक ये रहा, अगर आप इसको किसी तार के द्वारा स्पर्श कराते हो तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं और ऊर्जा का क्षय होता है। तो Q1 आवेश और Q2 आवेश यानी आपस में ट्रांसफर जब तक होते रहेंगे जब तक इनका मान बराबर नहीं हो जाए। तो जो टोटल आवेश आता है इसके ऊपर जो आते हैं Q1 प्लस Q2, और जैसे Q1 इसके पास गया तो टोटल इसके पास भी Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा, इसके पास भी Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सही आंसर ढूंढेंगे, तो सही आंसर ये है कि जब हम इसको परस्पर स्पर्श कराते हैं तो दोनों चालकों का आवेश संरक्षित रहता है। दोनों चालकों का आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, CM बराबर A ε0 εr/d। तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ हमें दिया हुआ प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, तो धातु के प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। प्लेटों की मोटाई पर, तो प्लेटों की मोटाई यहाँ पे नहीं आ रही, बस दूरी आ रही है, तो दूरी पर निर्भर। प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर, तो विभवांतर भी सूत्र में कहीं नहीं आ रहा, तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। और इसके अलावा चौथा ऑप्शन है प्लेटों के मध्य दूरी पर, तो बिल्कुल सही है क्योंकि डी प्लेटों के मध्य दूरी होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा कर दें तो धारिता का मान होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर C है, प्लेटों के मध्य दूरी को आधा कर दें, यानी हम जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपने इसको आधा कर दिया तो ये D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो नई धारिता आएगी वो क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दोगुनी। अगर आप इसको डिटेल में समझते हो तो यहाँ पे देख लो, प्रारंभ में हम जानते हैं कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है A ε0/d होता है। अगर दूरी को आधा करेंगे तो D' D/2 हो जाएगा, तो धारिता का फॉर्मूला C' बराबर A ε0 D'। की जगह D/2 रखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और ये C है ही, जिसका मतलब 2 गुना हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के रूप में धातुओं का उपयोग कर सकते हैं? क्या संधारित्र में परावैद्युत माध्यम धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो तो अनंत होता है, तो हम उसको रखेंगे तो वो अनंत हो जाएगा, तो हम इसलिए जो है धातुओं का उपयोग नहीं करते हैं। संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के रूप में हम
जो है धातुओं का उपयोग नहीं कर सकते, तो इसका नहीं आंसर आएगा। फिर है, जब एक संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के परावैद्युत पदार्थ रखा जाए तो धारिता क्या होगी? तो धारिता क्या होगी? देखिए, निर्वात में धारिता का सूत्र होता है CO बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। माध्यम में रखने पर CM बराबर हो जाता है A एप्सिलॉन अपॉन D। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसको हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिखेंगे बटा D। एप्सिलॉन R को हम K लिख सकते हैं, तो K लिखेंगे तो इसका मतलब माध्यम में जो धारिता आएगी CM वो K गुणा निर्वात की धारिता, तो इसका मतलब K गुना बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, अगर आप K परावैद्युतांक भर देते हो तो धारिता K गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है कैसे? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। बढ़ाना है तो D के मान को कम करना है या फिर क्षेत्रफल को बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल से रिलेटेड है, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुचालक का परावैद्युतांक नहीं हो सकता। तो देखिए, कुचालक का परावैद्युतांक कितना नहीं हो सकता? क्या 3, 6, 8 ये तो हो सकते हैं, लेकिन अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत तो धातुओं का होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि कुचालक का परावैद्युतांक अनंत नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमारे दिमाग में फॉर्मूला फिट है। अब ऑप्शन देखो, प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है क्या? क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है क्या? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्लेटों पर D पर तो निर्भर ही नहीं कर रही, तो D तो कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्लेटो ये भी गलत हो जाएगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो निर्भर ही नहीं करता क्योंकि इस ऑप्शन में D दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी की बात करिए तो हमने फॉर्मूला लिख ही लिया। तो E डिपेंड ही नहीं करता, E डिपेंड नहीं करता, D पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, E D पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका सही आंसर जो होगा कि एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है ये। ठीक है, फिर है 21वां क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की पट्टिका रखी जाती है, तो अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है? तो अपरिवर्तित क्या रहेगा, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। इसमें अपरिवर्तित रहेगा आवेश। आवेश अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि इसमें C बढ़ता है घटता है, यानी Q नो चेंज होता है, तो आवेश अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, जो ये चित्र दिया हुआ है इसमें 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है और इनको बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो हमें सत्य संबंध बताना है। तो सत्य संबंध देखिए, पहले ऑप्शन में दे रखा है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। तो क्या इन तीनों के अंदर आवेश का मान समान हो सकता है क्या? तो ये बात तो गलत है, क्योंकि अगर इससे मान लीजिए जो आवेश जा रहा है इसमें पोछा Q1, तो Q1 पोछा तो ये Q1 दो भागों में बटेगा। तो हम कह सकते हैं कि Q1 बराबर तो Q2 प्लस Q3 हो सकता है, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 हो सकता है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें और में भी देखना होगा, क्या तीनों पर विभवांतर समान होगा? नहीं, तीनों पर विभवांतर समान नहीं होगा, विभवांतर इस पर समान होगा, इसका अलग होगा, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन देखते हैं, तो Q1 बराबर Q2 प्लस Q3, ये बात भी सही है, और ये विभव जो है V वो इस विभव V1 और इसके योग के बराबर होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन भी गलत होगा, और यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है,
क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसके पास Q1 आवेश गया है तो ये Q1 ही तो दो भागों में बटेगा, तो Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 होगा, और जो विभव होगा यहाँ पे V1 है, और तो इस पर क्या आएगा, V2 आएगा। क्या आएगा, V2 आएगा। तो इस तरीके से हमने विभव का मान भी देख लिया, और ये तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो देखिए, किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों एवं एक दूसरे के समीप स्थित हों तो मिलकर क्या करेंगे, वो संधारित्र का निर्माण करेंगे। फिर है चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। संधारित्र पर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। यदि दो संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता हम कह सकते हैं कि 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होगी, और इसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये आएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। जब परावैद्युत माध्यम में आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र प्लेटों के बीच भर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है, परंतु विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप तो यहाँ पे ये देख लो, धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर कम ही होगा। प्रश्न चाहे पूरा पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ समझ में आ जाएगा सीधा। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सदैव समायोजन में जुड़े सबसे अधिक मान के संधारित्र से भी अधिक आती है, क्योंकि इसमें मान जुड़ता है इसलिए अधिक आती है। ठीक है, अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य विभव VR में Q की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो Q गुणा VR विभव कर दो तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी Q गुणा VR। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर होता है। बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव भौतिक राशि का मात्रक जूल बटा कूलाम होता है। परावैद्युत परमाणुओं में आवेश के विस्थापन की घटना ध्रुवण कहलाती है। परावैद्युत परमाणु में आवेशों के विस्थापन की घटना ध्रुवण कहलाती है। भौतिक राशि जिसका मात्रक फैराडे वह है विद्युत धारिता। क्या है, विद्युत धारिता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो हल दे रखा है तो आप ये यहाँ से देख लेना, ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे ये बड़े अक्षरों में लिख दिया है इसका आंसर। ठीक है, अब आगे हैं 26वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान बताइए। अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसके दो बिंदुओं पर विभवांतर जो होगा वो बराबर ही होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो अंतर बताना, विभवांतर का मान बताना है, तो विभवांतर का मान जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव का अंतर बराबर है, तो ये 0 आएगा। कितना आएगा, 0। फिर किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नियत होता है। समविभव पृष्ठ के किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। अगर एक ही पृष्ठ है उस पर आप आवेश को चाहे कहीं पे भी ले जाओ तो किया गया कार्य शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। समांतर पट संधारित्र के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो समांतर पट संधारित्र के बाहर स्थित बिंदु, जैसे अपन ने P ले लिया, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र E2 दोनों विपरीत दिशा में। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र σ/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस C2 आएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो बाहरी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। इसलिए हम कहते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर ही विद्युत क्षेत्र E का मान होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, समविभव पृष्ठ के कोई दो गुणधर्म लिखो। तो समविभव पृष्ठ के दो गुणधर्म ये हैं कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, और अगर समविभव पृष्ठ में किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। फिर है संधारित्र की धारिता का मात्रक। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक फेरड होता है, और कूलाम बट्टा वोल्ट को ही अपन फेरड बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हो, आराम से लिख सकते हो इसे। संधारित्र की धारिता का मात्रक हो गया। फिर है दो समान संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ें कि तुल्य धारिता दुगनी हो जाए। तो दुगनी करनी है तो इसका मतलब है अगर समान संधारित्र है तो समांतर क्रम में जोड़ दो, तो C1 प्लस C2, तो ये दुगनी हो जाएगी, क्योंकि C1 भी C ये भी C,
तो धारिता 2c हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। फिर है इसके बाद में नीचे दिखाए गए परिपथ ए बिंदु पर विभव 100 वोल्ट है, तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा, तो हमें बिंदु बी पर विभव बताना है। देखो बिंदु बी पर विभव बताना है, तो ये चित्र देखो आप, पहले ये चित्र देख लो, ठीक है। ये C1 है 2 माइक्रोफेरेड का, C2 भी 2 माइक्रो का, ये भी 2 का, और ये C4 1 माइक्रोफेरेड का है, 1 माइक्रोफेरेड का है। तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा हमें ये बताना है। और यहाँ पे ए बिंदु पर जो है विभव 100 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे 100 लिखा, तो लास्ट वाले बिंदु पर कितना होगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि C2 और C3 की तुल्य धारिता निकालेंगे, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इसको हल किया तो कितना माना है 1, तो इसको अपने बोल दिया C-1 माइक्रोफेरेड हो गया। और जो C- है ये C- हो गया और ये C4 हो गया, इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो ये दोनों समांतर क्रम में आ रहे, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएंगे। तो इसका आप चित्र बनाएंगे, 2 माइक्रोफेरेड तो ये है, और C" 2 माइक्रोफेरेड ये है, और दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब बी पर विभव कितना आ जाएगा, तो C' और ये दोनों समान धारिता के हैं, और श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, तो 100 वोल्ट अगर धारिता समान है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है, तो 100 वोल्ट 2 भागों में बढ़ जाएगा, इस पर 50 और इस पर भी 50, तो 50 वोल्ट आएगा। तो बिंदु बी पर विभव कितना आएगा 50 वोल्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए, तो आप यहाँ से देख के इसको नोट कर लेना, विद्युत धारिता की परिभाषा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन संधारित्र के 4 उपयोग लिखो, तो संधारित्र के 4 उपयोग है, इसको देख के नोट कर लो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारिता की परिभाषा, तो ये हमने पहले ही बता दी। फिर है इसके बाद में 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पूर्ण रूप से भर दिया जाए। तो देखो 4 माइक्रोफेरेड धारिता, इन निर्वात में धारिता 4 माइक्रोफेरेड दे रखी है, और इसका फॉर्मूला जो होता है A ε0/d होता है। अगर परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो Cm बराबर A ε0 होगा, तो A ε0/d गुणा में εr, तो A ε0/d का मान 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है, εr कितना दे रखा है 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। इसको आप एक और आसान तरीके से कर सकते हो, देखिए कि माध्यम की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता गुणा परावैद्युतांक होती है। तो निर्वात की धारिता 4 माइक्रोफेरेड दे रखी है, गुणा परावैद्युतांक 2 दे रखा है, तो 8 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। फिर इसके बाद नेक्स्ट समझाइए कि चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर अपन समांतर प्लेट के अंदर किसी चालक को रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य आता है। तो कैसे आता है देख लीजिए। तो इसके अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र देखेंगे वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए इनका मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, फिर है उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल बटा कूलाम है और यह राशि सदिश है या अदिश। तो जूल बटा कूलाम जो होता है वो विभव का मात्रक होता है और विभव अदिश राशि होती है। विद्युत विभव की विमा लिखो, विद्युत क्षेत्र ई तथा वी के मध्य संबंध लिखो। तो विद्युत विभव की विमा निकलने के लिए आपको ये सूत्र आना चाहिए, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो डब्ल्यू बटा क्यू की विमा निकाल लो, डब्ल्यू की विमा ये हो गई, क्यू की विमा ये हो गई, हल करेंगे तो ये आएगा। और विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध ई बराबर माइनस का डी वी बटा डी आर आता है, और एकांक सदिश से गुणा कर देंगे तो सदिश हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रश्न आपको अपने नोट्सों से तैयार कर लेने हैं। पहला है 3 बिंदु आवेशों से निर्मित किसी तंत्र की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर है सिद्ध करो कि समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती व उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, फिर है क्योंकि ये वाला सूत्र प्रूफ करना है आपको। फिर है स्थिर विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, एक बिंदु आवेशकरण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, धनात्मक बिंदु आवेशकरण समविभव पृष्ठ का चित्र भी बनाइए। संधारित्रों का सिद्धांत समझाइए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये प्रश्न हो गए, और जो प्रश्न है ये हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी दीजिए। फिर है विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए, एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युतांक का माध्यम भरा हुआ तो इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। फिर है 57वां संधारित्र की। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है।
तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। नेक्स्ट चैप्टर होगा 3rd। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने लगभग 30 मिनट के अंदर इस पूरे वीडियो को कवर कर लिया है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, उसे भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।